बहुत शुक्रिया जी सारे दोस्तों का तशरीफ लियाण दा और ये साडी परचम लहराओ मुहिम जिहड़ी कि पार्टी ਲਈ भी बड़ी बेहतर है और ਅੱਜ ही बल्कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ परचम ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ परचम ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੈ और इस सिलसिले च तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ ਦਿੱਤੀ है कायरा साहब तशरीफ ले आए ने हुण ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपनी गुफ्तगू ਜਿਹੜੀ है करनगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे मीडिया वाले दोस्तों का, और मैं मलक ज़फ़र शहीद की फैमिली का, उनके भाइयों का, मलक उस्मान साहब का, उनके दीगर भाइयों का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस तकरीब का उन्होंने एहतमाम किया है, पार्टी के दोस्तों को, आप सबको दावत दी है। और जिस तरह सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि परचम लहराओ मुहिम बुनियादी तौर पे कलामती मुहिम होती है, ऐलान होता है कि मेरा ताल्लुक़ किस जमात से है, और ये मुहिम पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब में बड़े ज़ोर शोर से जारी है। ये रीऑर्गेनाइजेशन का ही एक रंग है, पार्टी को दोबारा मुख्तलिफ तरीके से आप एक्टिवेट करते रहते हैं। तो मैं अपनी पंजाब तंजीम का भी उनको मुबारकबाद दूंगा, शाबाश कहूँगा कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत से तमाम ज़िलों के अंदर इस मुहिम को जारी किया है। आज भी हम इसी की एक कड़ी में यहाँ इकट्ठे हैं और बड़ी मेहनत से हमारे साथी, आज के दौर में जबकि पॉलिटिक्स मुश्किल हो गई है या कम हो गई है, इस दौर में पॉलिटिक्स करते रहना ज़रूरी भी है, भले मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल औकात से निकालना सियासत का ज़रिया ही हो सकता है और कोई ज़रिया नहीं होता। और अभी पार्टी ने अब मुख्तलिफ इवेंट्स शुरू किए हुए हैं। 27 तारीख को मोहतरमा की बरसी पे गड़ी खुदा बख्श में जाने का, उसके भी अब तकरीबात होंगी और वहाँ भी जाएंगे। तो इस दफ़ा वहाँ से भी चेयरमैन साहब और सदर साहब वो फ्यूचरिस्टिक लाए अमल और इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर पार्टी का मौक़िफ़ और बाकी चीज़ें भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े गर्दाब में है, बड़े मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ इंडिकेटर्स बेहतरी की नवीद देते हैं, इकोनॉमी के अंदर बाकी सेक्टर्स में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चली है। ख़राबी इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी थी कि इस शिप को सीधा करना आसान काम नहीं था, और उसी खराबी को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शामिल हुए बगैर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, ताकि मुल्क में कोई ठहराव आ सके, बेहतरी का सामान हो सके, और ये जो तफरीक और तकसीम का अमल है इसको रोका जा सके, लोगों को मायूसी से निकाला जा सके। जब से हुकूमत बनी है, हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया, और मुश्किल तरीन लम्हों में जब कौम को ये लग रहा था कि ये बिल्कुल बेसमती हो गई है और चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, उस वक्त में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी फहमो फरासत का, अपनी रवायती जो उनका ख़ानदानी विरसा है, जिसको समझे बगैर लोग उन पर एतराज़ करते रहते हैं, उसका मुजाहरा करते हुए उन्होंने वो 26वीं आईनी तरमीम हो या दीगर इशूज़ हों, उस पर मुश्किल वक्त में हुकूमत को रेस्क्यू भी किया है, हालात को बेहतर करने की कोशिश भी की है। और ये बिट्स एंड पीसेस में, ये थोड़ा थोड़ा करके मुल्क ने ठीक होना है, थोड़े थोड़े करके स्टेप्स लेके आप हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर फौरी तौर पे ये कहा जाए कि 15 दिन महीने में ये मुल्क ठीक हो जाएगा, तो वो कहने वाले कहीं और रहते हैं, हम नहीं हैं। इसलिए कि वो सिर्फ शराब बेचते हैं। पीटीआई इनकलाब का नारा लगा के चली थी, आज खुद बेसमती का शिकार है। न सिर्फ बेसमती का शिकार है, बल्कि उन्होंने पूरे मुल्क को एक ऐसे हिजान में मुब्तला कर दिया है अपने फैसलों की बदौलत कि आज हमारा
एक कदम आगे जाता है तो एक कदम पीछे भी स्लिप हो जाता है। सो लगता यूं है कि हम आगे की तरफ सफर नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल एक सिम्मत की दुरुस्तगी की मैं जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किल तरीन वक्त में अपने ऊपर बहुत सारे इल्जामात लेके भी हमेशा मुल्क के मुफाद पे फैसले करती है। यही फैसला हमने किया था। आजकल हुकूमत के साथ हमारी किसी वक्त थोड़ी बहुत तल्ख गुफ्तगू हो जाती है, गिले शिकवे होते हैं, तो उस पर बड़ा मीडिया की तरफ से सवाल उठता है कि जी क्या हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं या क्या होने लगा है। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। जब भी पार्लिमानी निज़ाम में किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं होती तो फिर मुख्तलिफ जमातें मिल के हुकूमत साजी करती हैं। इस दफ़ा किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिली, मुस्लिम लीग की सीटें हमसे ज़्यादा थी, फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत साजी के वक्त आप कुछ चीज़ें तय करते हैं कि हमने इस हुकूमत को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है। वही एक मुआहदा रिटर्न फॉर्म में हुआ जिसके 25 पॉइंट्स हैं, और वो मुआहदा सारे मीडिया को सर्कुलेट हुआ, बाकायदा उसके ऊपर प्रेस टॉक हुई, खुल के बातें की गई। उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ चीज़ों पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने एक जिम्मेदार जमात के तौर पे अपनी क़यादत के लेवल पे मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ फिर कमेटियां बनाई, तो फेडरल लेवल पे भी और सूबे के लेवल पे भी मुतअद्दिद मुलाकातें की, और उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा पहले से तयशुदा एक इशू है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि हमारे लिए भी आसान रहे। हम अपने कारकुन को भी कह सके कि जो हालात हम तय करके चले थे, अब तो हम कोई हालात के मुताबिक ये नहीं है कि हुकूमत किसी मुश्किल में है तो हम कोई मुतालबा करें। हम हुकूमत को मुश्किल से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी याद करा रहे हैं कि जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है, हम हुकूमत में ना भी हों तो इवन देन जो मुआहदे हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। तो आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुआहदों पे जितनी जल्द अमल होगा उतनी जल्द ज़्यादा बेहतरी का सफ़र हो सकेगा और ये तलखी का माहौल कम हो जाएगा। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कोई एक जमात मुल्क के मसाइल का हल नहीं दे पाएगी। मेरी क़यादत ने तो हमेशा ये बात ज़ोरदार तरीके से कही है। असम्बली के अंदर 2018 में बिलावल साहब की स्पीच हो या ज़रदारी साहब की स्पीच हो, वहाँ से लेके ऑनवर्ड आज तक हमने हमेशा ये बात कही है कि सबको सर जोड़ के इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। आपस में तसादम करके मसाइल का हल नहीं निकलेगा, और एक जमात अगर ये समझती है कि वो सियासी अमल में है लेकिन नहीं है, इसलिए कि वो सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती, वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो डायलॉग नहीं कर सकते। वो फौज से डायलॉग करना चाहती है, फौज उनसे डायलॉग नहीं करेगी, टेक्निकली भी नहीं कर सकती, ना करनी चाहिए। और ये तारीख शाहिद है कि जब जब सियासी कुव्वतों ने आपस में मुकालमे किए हैं, मुल्क आगे बढ़ा है, रियासत को सपोर्ट मिली है, सियासत में ठहराव आया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में बड़ी डैगरडान रही, बड़े लड़ाइयाँ रहीं, बड़े तल्ख हालात रहे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने विजडम, अपने फहम से अना का शिकार हुए बगैर खुद चल के गई मियाँ नवाज शरीफ के पास जद्दा, और वहाँ जाके उन्होंने वो फ़िलासफ़ी दी, वो कुलिया दिया जिसको अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर उस पर एक मुआहदा हुआ जिसको बाद में बाकी जमातों ने भी साइन किया। उसके ऊपर हमने 18वीं तरमीम में अमल किया, अपनी हुकूमत में अमल किया। हम जमातों को साथ लेके चले। हालांकि हमारा माजी ये था, और हमारे कारकुन साथी कई दफ़ा हमसे गिला करते थे, लड़ते हैं भी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारी क़यादत का, मोहतरमा का, आज की हमारी क़यादत का, बिलावल साहब का, ज़रदारी साहब का ये विजन है कि हमें इत्तेहाद से, इज्तिमाई फ़हम से इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। नारे लगा के मसाइल हल नहीं होते। तो हम उसके लिए कोशां हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करती रही है और करती रहेगी। आजकल पानी के इशू पे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत हमारी सिंध की, उनके दरमियान एक इबहम पैदा हुआ था, हमने बार बार उसका जिक्र किया है। उस पर भी मेरी जमात का मौक़िफ़ यही है
کہ پانی ایک بہت حساس ایشو ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے اندر حساس ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں زرعی معاشرے پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، پانی کے سورس دریا یا نہریں ہوتی ہیں، یہ اگر کسی ایک ملک سے، کئی دریا وہ ہیں جو کئی ملکوں سے گزرتے ہیں، تو وہاں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور کسی ایک ملک کے درمیان اگر مختلف صوبوں اس سے پانی سے فیض یاب ہو رہے ہوں، یہ فیض وہ نہیں ہے جو آج کل عذاب میں ہے، فیض یاب ہو رہے ہوں، وہاں پہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہوتا ہے. پاکستان میں یہ بڑا حساس معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس معاملے کو ایک فارمولے کے تحت سیٹل کر دیا گیا ہے. اس فارمولے سے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اگر اس پہ میڈیا کے اندر آ کے بھی ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہماری حکومت کا بڑا ذمہ دارانہ تھا اور ہے کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، اور جو بھی ہمارے ایشوز اس پہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پبلکلی اس پر ڈیبیٹ کریں اور اس کے اوپر نیگیٹو ڈیبیٹ چھڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کا جو لیگل کانسٹیٹیوشنل فورم ہے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ معاملے حل کریں. یہ حساس ایشوز ہیں، ان کو اس طرح پبلکلی حساس اوپن کرنے پہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف منفیت پھیلاتے ہیں. اگر ایشوز ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو پھر نیچرلی چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں پہلے ہی بہت خرابیاں ہیں. یہ چند گزارشات تھی، یہ میں نے کرنی تھی. باقی آپ کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ. خیرات یہ فرمائیں کہ آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ میڈیا بھی کھڑا ہوتا ہے اور عوام بھی کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے جماعت، کیونکہ اس وقت آپ کو وہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا 2018 میں ہوا تھا. پنجاب میں آپ جتنی مرضی لوگ متحرک کر لیں، جب تک آپ کی پارٹی پالیسی لائن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے کی. رانا صاحب دیکھیے، یہ ایشو مہربانی آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہمارے اندر بھی اس پہ بہت مباحثہ رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ پبلک کا مزاج اپوزیشن کا ہوتا ہے اور اپوزیشن کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ میری قیادت نے ہمیشہ سیاست سے اوپر اٹھ کے بھی باتیں کی ہیں، اور جو اصل سیاست ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ملک کے مفاد کو دیکھ کے ہے. کوئی سیاسی جماعت اپنا نقصان نہیں کرتی، وہ ملک کا نقصان کر جاتے ہیں، اپنا نقصان نہیں کرتے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیاسی مفاد ملک کا جو ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہے، بھلے اپنا نقصان ہو جائے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور کیا ہے. ہم حکومت میں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں، حکومت تو کبھی نہ ہوتی ہے نا. ہم اسمبلی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کی غلطی ہوگی وہاں اس کو روکیں گے بھی. یہ ہمیں لیور اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں حکومت کے اپوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں. اگر حکومت اچھی طرح چلنا چاہے گی، اچھے فیصلے کرے گی، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، آگے بڑھ کے کریں گے. اور اگر وہ غلط ہوں گے تو بالکل ہم ان کو اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے اور کر رہے ہیں، اور وہ اصلاح کے لیے. ایک ہے اپوزیشن جو اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے، ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہیں، بالکل ہیں، اور ہم حکومت کو جہاں ان کی غلطی ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے، اس کو روکیں گے، اور اس کے لیے جو بھی سٹیپس ہوں گے. ہاں، ماضی کی طرح گلے پکڑ کے پالیٹکس کرنے کا یا اپوزیشن کرنے کا شاید ہمیں اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بٹ صاحب ایک منٹ، جبکہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں کر رہے ہیں. کیا کچھ ڈیل کرنے کے موڈ میں دکھائی دیتے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ نمائندہ وہ جا کے سبب جا کے ہی مذاکرات کرتا دکھائی دیتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پہلے سوال کا جواب دے لوں. فیصل وارڈا صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑے رسوخ والے ہیں، ان کے متعلق انہی سے پوچھیے، وہ زیادہ بہتر جواب دیں گے. جی پٹی صاحب. بٹی صاحب، پٹی صاحب ہمارا کبھی یہ مطالبہ نہیں تھا. یاد رکھیے جب میاں نواز شریف ایگزائل تھے، میں نے ذکر کیا اس کا، ہماری پارٹی بھی عطاب میں تھی، جنرل مشرف کی حکومت تھی، اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میاں صاحب کے پاس گئی تھی
ہم نے کہیں اور جا کے ڈائلاگ نہیں کیے تھے. ہم نے وہ ڈائلاگ کیا جس پہ لندن میں معاہدہ ہوا اور اس پہ پاکستان کی باقی جماعتیں اکٹھی ہوئی, اور وہ ہے پاکستان کا ایک مصدقہ معاہدہ جس سے چیزیں آگے بڑھی ہیں. وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج سے مذاکرات کریں گے, اگر فوج اس بات پہ ایگری کرتی ہے تو واضح طور پہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی, یہ نہیں کر سکتے وہ. دوسری بات کہ وہ ادارے کے اوپر ایک ایسا نیگیٹو پریشر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, وہ نہ کریں تو الزام لیں, کریں تو الزام لیں, جبکہ سیاسی ایشو ہے. ایک طرف اب کہتے ہیں کہ ہم نے سول سپریمیسی کی لڑائی لڑنی ہے, ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل رول چاہتے ہیں, اور دوسری طرف مطالبہ واضح طور پہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا ہے. اس کے درمیان سے رستے نکلتے ہیں. سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, سیاسی عمل آگے بڑھے گا, سیاسی فیصلے تبھی مستحکم ہوں. مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی بیان دے دیں جس میں ہماری طرف سے یہ ہو کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں نا, سلیکٹڈ ایک تنقید تھی, وہ 2018 سے پہلے ہونے والے جو الیکشن تھا اس کے اندر جس طرح ان کی حکومت بنائی گئی تھی اس کے اوپر کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ آدھے گھنٹے کی تقریر میں کرتے ہیں, اور کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں, یہ فہم و فراست ہوتی ہے کہ آپ چند لفظوں میں یا ایک لفظ میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. کچھ کے لیے اسٹگما ہوتا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, وہ شہید ہیں, ان کے بارے میں وعدہ معاف گواہوں کی بنیاد پر انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. عدالت نے, جس کا کہ آپ کو 50 سال بعد انصاف ملا ہے, عدالت نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے. اب عمران خان صاحب پہ 9 مئی کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں, اور اس میں اگر وعدہ معاف گواہوں کے طور پر انہیں بھی کوئی سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوتی ہے, جو الزامات مبینہ ان پر لگائے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں سامنے, تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بھٹو شہید کو مارشل لا کے دور میں سزائیں دی گئی, عدالتیں مارشل لا کے دباؤ میں تھی, جنرل ضیاء کا پورا جبر تھا, پیپلز پارٹی کے اوپر ایک عذاب تھا. آج آزاد میڈیا ہے, آج میڈیا سے آپ سے زیادہ پاورفل سوشل میڈیا ہے, آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم بالکل کسی طرح کے جبر, کسی طرح کی زیادتی, کسی طرح کا انتقامی رویے کے خلاف ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور آپ تو جانتے ہیں کہ خان صاحب کو تو عدالتیں انصاف دے ہی دیتی ہیں نا, دے ہی دیتی ہیں نا جی. تو ان کے ساتھ اگر کسی جگہ سے کوئی ناانصافی کا شائبہ آپ کو لگے تو بھی عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت دیکھ لے گی. ہم کہتے ہیں کہ انتقام نہیں ہونا چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں یہ بھی ایک گزارش کروں, ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے 2018 میں بھی کہا, 2022 میں بھی کہا, جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا تنازع تھا, یہ پیپلز پارٹی تھی, بلاول بھٹو صاحب تھے جنہوں نے ڈائلاگ کا مطالبہ کیا, مکالمہ ہونا چاہیے اس کا مطالبہ ہوا. سینٹرل ایگزیکٹو نے کراچی میں فیصلہ کیا. ہم حکومت میں تھے, حکومت کا حصہ تھے, بلاول صاحب خود وزیر تھے, میں اس میں مجھے بھی یہ ذمہ داری تھی. لیکن اس وقت ہم نے مذاکرات کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں کو جو حکومت میں تھیں ان کو راضی کیا, اور خان صاحب کے ساتھ ہم نے مذاکرات کے لیے, آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے بلاول صاحب ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے. جب ہم واپس آئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرنا تھا اگلے دن, تو اگلے دن سپریم کورٹ نے بلا لیا, اور سپریم کورٹ میں بندیال صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک ہفتے کا آپ کو, اس میں ہم سیاسی جماعتیں خود پیش ہوئی تھی, وکیل نہیں پیش ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی. تو وہاں پیش ہو کے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے, یہ سیاسی ایشو ہے, ہمیں سیاسی جماعتوں کو حل کرنے دیں, ہم آئین بنانے والے ہیں, ہم ہی اس کے محافظ ہو سکتے ہیں, آپ نہیں ہو سکتے, عدالتیں نہیں ہو سکتی, یہ پارلیمان ہے. اور آج بھی میرا موقف ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی سپریم ادارہ ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, وہ پارلیمان ہے. اگر اس میں کوئی کمزوری ہے, کوئی کہتری ہے, کوئی کمی ہے, تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے پیرل ادارہ نہیں کھڑا ہو سکتا, بھلے وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور. تو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی.
पीपल्स पार्टी ने डायलॉग किया था, वो डायलॉग इनिशिएट हुआ हमारे कहने पे, और अल्टीमेटली 2-3 मई को डायलॉग हुआ, और 6 मई को वो मुआहदा होना था, हो गया था, चीजें तय हो गई थी। अब मुआहदा लिखा जाना था तो खान साहब के हुक्म पे पीटीआई का वफद जो है वो विड्रा कर गया। ये 6 मई है, फिर 9 मई हुआ। अगर 6 मई को वो मुआहदा हो जाता जो बिलावल साहब का इनिशिएटेड था, तो फिर 9 मई ना होता, और उसके नतीजे में तय था कि जून में बजट, 30 जून को असेंबली एंड रिजॉल्व, 3 महीने में इलेक्शंस, यानी उस वक्त अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने थे या नवंबर में। अब ये अगर किसी ने नहीं होने दिया तो कौन है? पीटीआई, खान साहब। 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 11 फरवरी को 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मिलती है, 2 दिन की, 13 और 14 की मीटिंग होती है इस्लामाबाद में। 13 तारीख की मीटिंग में हमें भी इस इलेक्शन पे सवाल थे, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अकेले अपनी जिम्मेदारी समझती है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फिर डायलॉग का अमल खोलना चाहा, फिर कहा कि एक मुकालमा करते हैं ताकि कोई डेडलॉक ना आए, आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो। सियासी तरीका ये है। अगले दिन रात को ये फैसला हुआ कि हमारी कमेटी बनी। अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि सबसे मुज़ाकरात होंगे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये बार बार अगर मुज़ाकरात के अमल को मजाक बनाना है या उससे इनकार करना है, तो जिसके समरात क्या हैं? 9 मई अगर ना होता तो पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ने के रास्ते आसान होते। आज पाकिस्तान उस 9 मई का एक तरह का शिकार हुआ पड़ा है, इदारा भी उसके अंदर फंसा हुआ है, सियासी जमातें भी फंसी हुई हैं, पीटीआई भी फंसी हुई है। अब आप अपने माजी को खुरच तो सकते नहीं है। सो ये पीपल्स पार्टी हमेशा वे फॉरवर्ड देखती है, रास्ते पैदा करती है। सियासत पॉसिबिलिटीज का काम है, डेडलॉक पैदा करने का नाम मौलाना नहीं। साहब बड़े खफा हैं सर। कोई नहीं, मौलाना के साथ तो हमारा ताल्लुक है, वो ठीक रहे। कायरा साहब, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, उस इजलास में आप भी बैठे थे, कितना नतीजा खेल रहा है? और दूसरा जो पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी थी तो नून लीग इक़्तिदार में आई, लेकिन स्पेस आपको नहीं मिल रही, वो हासिल करने के लिए क्या इक़दाम आगे किए जाएंगे? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। आपने फैसला तो नहीं कर लिया सिंध हमारा, पंजाब आपका? नहीं, इस सवाल का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बड़ी तफसील से। अभी मैंने इसका जवाब दिया है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा एक 25 पॉइंट का मुआहदा था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम बार बार बिलावल साहब के लेवल पे भी मिले हैं, कमेटियां भी मिली हैं, पंजाब की हुकूमत, तो मैं बस की तफसील से अभी बात की है। आप शायद आप फोन पे लगी हुई थी। पहले आपका इल्जाम यही नून लीग पर होता था कि अदालतें इनको रिलीफ देती हैं, अब वही इल्जाम आपका पीटीआई पर है। तो सर अवाम ने तो आपको भेजा ना ईवान में, आपने अदालती निज़ाम ठीक करना, करोड़ों रुपए जजेस की सैलरियाँ जो हम टैक्स से देते हैं, तो ये निज़ाम किसने ठीक करना? अदालती निज़ाम हमने ठीक करना या मेरे भाई, पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पूछिए ना, मुझसे तो अब ये पूछिए 2008-13 में हमने क्या किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हमने 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर की, हमने अदालतों को मुस्तहकम किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की, हमने लॉ रिफॉर्म्स की, हमने इस मुल्क के अवाम के लिए जो बाकी पॉलिसियाँ पॉवर्टी एलिवेशन की या बाकी चीज़ें थी, उस वक्त में इकोनॉमी के लिए जो फैसले किए, तो उससे हट के ये इंसाफ के लिए जो फैसले किए, उसमें जितना हमारे दौर में काम हुआ, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए था। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं, लीड उन्होंने करना है, वी विल सपोर्ट, या इनिशिएट हमने करना है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर 26वीं आईनी तरमीम में अदालती स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली करके हमने आईनी अदालत की बजाय बेंच पे इत्तफाक किया है, तो क्यों किया है? इसलिए किया है कि आईनी अदालत या आईनी बेंच आइन से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड चीज़ें देखे, और जो अवाम के फैसले रुके हुए हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, जो हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं और सालों उनकी बारी नहीं आती, वहाँ लोगों को सस्ता जल्दी इंसाफ मिल सके, तो ये अवाम के लिए है ना। बहुत शुक्रिया। कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ने सिविल ना फरमाने का ऐलान किया हुआ, उसको
को आप कैसे देखेंगे, क्या ये चैलेंज है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना, वो कहा जाए कि इत्मीनान बख्श है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि हुकूमत ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। ये है कि हुकूमत क्या कर सकती है। इस वक्त जितना उनकी कैपेसिटी में है, तो वो मशावरती अमल के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिम्टम्स बेहतर होने लगे हैं, बीमारी बढ़ी है। उनसे भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करके चला करें, मशावरती अमल से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हमने 2008-13 की हुकूमत में अपने इत्तेहादियों को, इवन अपोजिशन को भी मिला के फैसले करते थे, तब हमारे लिए बेहतरी के रास्ते बनते थे। ये ज़रा बड़ा दिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस पर भी हम उन्हें कह रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सिविल नाफरमानी का, तो मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी। सिविल नाफरमानी क्या होती है? आप रियासत से बगावत करते हैं। सिविल नाफरमानी की तारीख बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चली थी, जब अभी आज़ादी की जदोजहद थी, और हमने गैर मुल्की आका के साथ तावन छोड़ दिया था। खान साहब ये पहले भी आजमा चुके हैं। जब आप बिल नहीं देते, जब आप टैक्स ना दें, जब आप बैंकों में पैसे जमा ना कराएं, जब आप पैरेलल इकोनॉमी का जिक्र करें, जब आप स्मगलिंग के को इनकरेज करने की बातें करें, और आप कानून को हाथ में लेने की बातें करें, तो ये एहतजाज नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को कंडेम नहीं कर रहे। आप बुनियादी तौर पर रियासत को खोखला करने लगे हैं। आप रियासत के स्ट्रक्चर को कोलैप्स कराने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सिविल नाफरमानी किसी तरह भी एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आती। ये हमें सोच के, मेरा ख्याल है खान साहब को या उनके साथियों को इसके इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि वो बगावत के नीयत से बातें कर रहे हैं, हमारा अभी फ़िलहाल ये मतलब नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात आप अपनी कम फहमी से, गलती से, गुस्से में, जज्बात में आके, वो पहले भी कहते रहते हैं, तो इस तरह की बातें कर जाते हैं। जब आप हदूद से बाहर निकल जाते हैं, तो वो पहले भी इसकी सजाएं पा चुके हैं, उनको मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपको नून लीग का इजलास हुआ, ठीक है, मशावरती इजलास हुआ, फिर उसमें नून लीग ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर आपसे फिर से वक्त मांग लिया। माजरत के साथ नून लीग हमेशा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और आपसे वक्त मांग लेते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं किए जाते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, हम कोई ये तो नहीं है ना बंटे खेलने वाले हैं, हमें भी पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है, फिर भी हमारी क़यादत का, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अपने नुकसान कर लेते हैं, हम रियासत के नुकसान नहीं करते। इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, हाँ, अपने गिले शिकवे फ्लैग कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम कोई ऐसा मरहला ना हो जाए जिससे पहले से ऑलरेडी बहरान है, उसमें और बड़े बहरान पैदा हो जाएं। इसलिए हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि वो वक्त ना आने दें, वो वक्त ना आने दें। तो बार बार यही कह रहे हैं, बाकी समझ हमें भी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है?